सियासत में चला चली की बेला। एक और कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के जयसिंह कुशवाहा भी लेंगे फैसला। उपचुनाव से पहले अब तक 26। एमपी कांग्रेस में चला चली की बेला का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के हाथ से सत्ता तो गई ही, एक के बाद एक उसके विधायक भी इस्तीफा दे रहे हैं। एक हफ्ते में 2 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पहले बड़ा मलहेरा के विधायक प्रद्युमन लोधी और अब नेपानगर की कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने विधायकी छोड़ दी है। इधर इस्तीफा दिया, उधर बीजेपी का दामन थामने में उन्होंने देरी नहीं की। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह भी है कि उपचुनाव से पहले उसके जमीनी कार्यकर्ताओं के बीजेपी में जाने का सिलसिला भी जारी है। मुझे कोई चिंता नहीं है, कि जाने वाले, मुझे तो पता था कि ये ऐसे एक आध हैं जो चले जाएंगे, तो चले गए। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी मेरे लिए कि ये सौदा इनका अभी तक चल रहा है। ये विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं, इतने पैसे ले लो, ये पद ले लो, फलानी चीज़ ले लो, ये सब बात कर रहे हैं। वहाँ भी सौदा कर रहे हैं। अब प्रजातंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं रहा। अब तो बोलो और राजनीति करो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के खेमे में तोड़फोड़ नहीं हो रही। प्रेमचंद गुड्डू, बालेंदु शुक्ला, जगदीश यादव, भिंड से संजू जाटव और अब एक और बड़े नेता जयसिंह कुशवाहा कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे। लेकिन इस तोड़फोड़ में बीजेपी अब तक बढ़त बनाए हुए। क्यों उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं? कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है। उनके नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों का भी अब विश्वास नहीं रहा। जन विश्वास खो दिया है और एक जगह नहीं कई जगह ऐसी घटनाएं हो रही है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। तख्ता पलट के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी को झटका देने की रणनीति पर चल रही है। इसमें थोड़ी बहुत उसे कामयाबी भी मिली, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद जिस तरह की उम्मीद कांग्रेस को थी, उसका अब उल्टा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी में असंतोष बढ़ने की बजाय कांग्रेस के घर में असंतोष उभर रहा है और उपचुनाव से पहले उसके लिए किसी टेंशन से कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अब तक 26। ये एक फिल्म ज़रूर थी, हालांकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप कह सकते हैं अब तक 24, क्योंकि 2 विधायकों की वजह से जो उपचुनाव हो रहे हैं वो उनके दिवंगत होने की वजह से हो रहे हैं, लेकिन संख्या अब तक 26 है। और जिस तरह कांग्रेस के विधायक बीते एक सप्ताह में 2 विधायक गए हैं और गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट मंत्री, उनका कहना है कि 3 पाइपलाइन में है, तो यानी 2 और 3 5 हो गए। तो 5 कांग्रेस के विधायक अगर बीजेपी में शामिल, 2 तो हो चुके हैं, 3 और आ गए, तो फिर कांग्रेस के लिए क्या उपचुनाव में एक मनोवैज्ञानिक दबाव के साथ कांग्रेस उतरेगी और लोग भी ये सोचेंगे कि कांग्रेस में क्या भगदड़ मच रही है। और भगदड़ मचने की वजह क्या है? क्या कोई आइडियोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे? कोई सैद्धांतिक वजह है कि राहुल गांधी से नाराज़ है, कांग्रेस अपनी विचारधारा से हट चुकी है, कांग्रेस दम तोड़ चुकी है, कांग्रेस पथ विचलन की तरफ बढ़ चली है? तो जवाब तो ना में आता है। ऐसा लगता नहीं है कि कोई ये वजह है। तो वजह क्या है? कमलनाथ जी आरोप लगाते हैं कि बोलो और ले जाओ, और खुद वो बीजेपी जिसने आपातकाल के खिलाफ एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और जहां सिद्धांत, मूल्य, नैतिकता, प्रतिबद्धता की बड़ी मान्यता है और जहां माना जाता है कि संघर्ष की कसौटी में तप कर जो नेता निकलते हैं वही सच्चे साथी हैं, वो इन साथियों पर कितना तेजी से भरोसा कर रहे हैं और ये भरोसा क्या लंबे समय तक चलेगा? क्या ये जो गठजोड़ हो रहा है ये लंबे समय तक हम मध्य प्रदेश की राजनीति में देखेंगे? कई बड़े प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तो भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजनीति का ये दौर, इसके पहले मध्य प्रदेश में ऐसा हमने देखा नहीं। आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे और मिलिए उन मेहमानों से जो बातचीत में हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक ऋषि पांडे जी, बहुत स्वागत करता हूँ। उनके साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब, उनका मैं बहुत इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता बीजेपी के और नागरिक आपूर्ति निगम के कैबिनेट दर्जा प्राप्त पूर्व चेयरमैन, उनका भी स्वागत है। ऋषि जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं।
किस तरह देखते हैं आप, क्योंकि इसमें मैं तमाम पहलुओं की अपेक्षा करूंगा आपकी टिप्पणी में, संक्षिप्त लेकिन एक सभी पहलुओं को शामिल करते हुए, बीजेपी के साथ फ्यूजन कांग्रेस का, और जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, ये किसी लंबी दौड़ का हिस्सा ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है तात्कालिक तौर पर हुआ ये समझौता है, जिसका 2024 में मंजर एकदम मुख्तलिफ होगा, भिन्न होगा, लेकिन 2024 के पहले एक स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। किस तरह देखते हैं आप? शरद जी, आपकी जो प्रस्तावना में जो 2-3 चीज़ें उभर के आई है, उसी पे उसमें सारी चीज़ें क्लियर है। देखिए, आपने इसको एक मनोविज्ञान से जोड़ा हुआ है। मैं इसके साथ मनोविज्ञान के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, भाजपा का जो ये पूरा नारा था, देशव्यापी नारा था, कांग्रेस मुक्त देश, कांग्रेस मुक्त देश के बाद मध्य प्रदेश उसमें जोड़ा गया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस मुक्ति बीजेपी कर रही है, वो क्या वो परिकल्पना वैसी ही थी जैसा हो रहा है? एक चीज़। दूसरा, यहाँ नंबर गेम है, धीरे धीरे नंबर से कमी होती जा रही है हाउस के अंदर। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक खास तौर पे वर्कर के लेवल पे भी हम देखें कि जिस वर्कर को जमीन पे आके लड़ना है, उस वर्कर का मोराल इतना ज़्यादा डाउन हो जाना है। क्योंकि आप देखिए, जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि बोली लगाओ और ले जाओ, तो बोली सिर्फ कांग्रेस के लिए ही क्यों, कांग्रेस का बंदा ही क्यों बोली के लिए उतावला बैठा है? ये भी एक सवाल है। इसको रोकने के लिए, इसका काउंटर अटैक करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस आखिर क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें हैं। 2024 को आने में समय लगेगा, जब तक क्या क्या हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस के लिए एक बहुत कठिन समय चल रहा है, वो राजस्थान हो, वो मध्य प्रदेश हो, वो या देश का कोई दूसरा राज्य हो। मध्य प्रदेश में सरकार जा चुकी है, राजस्थान में सरकार मुहाने पे बैठी है। एक वसीम बरेलवी का एक शेर है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया जिसमें डूब के जाना है। तो ये बहुत कांग्रेस के लिए आगे बड़ा मुश्किलों भरा समय है। और इन मुश्किलों भरे समय में जो एक काउंटर अटैक, जैसे शुरू में जब सरकार गिर रही थी, जब बड़े बड़े नेताओं का ये कहना था कि हमारे पास भी बहुत से नेता विधायक संपर्क में, लेकिन वो संपर्क कहीं दिखा नहीं। बेशक कांग्रेस की झोली में कुछ नाम गए हैं, लेकिन उसमें कोई भी वर्तमान विधायक ऐसा नहीं गया जिससे बीजेपी की सेहत पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो। कि उसके पास गए बालेंदु शुक्ला, प्रेमचंद गुड्डू, इस तरह के तमाम नेता गए जो कि आज किसी पद पे नहीं है, कोई निर्वाचित नहीं है। तो उसका कोई बहुत बड़ा बीजेपी के, फिर दूसरा ये सारे वही लोग गए जो पहले कांग्रेस ही थे। आप इस पर भी देखिएगा, कांग्रेस का सामान कांग्रेस को वापस लौटा दिया बीजेपी ने। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बहुत पुनर्विचार की जरूरत है, एक मंथन की जरूरत है, एक विश्लेषण की जरूरत है कि क्या वजह है। कि राहुल गांधी का, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की वजह से मध्य प्रदेश में जो आज नेपानगर की विधायक जो छोड़ के गई है, उसका कोई राहुल गांधी कनेक्शन होगा, क्योंकि वो तात्कालिक है, इसमें कोई शक नहीं। अब्बास हफीज साहब, ऋषि पांडे जी ने कहा है आत्मविश्लेषण की जरूरत है, मंथन की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये सारे परामर्श आपको इस समय मिल रहे हैं, मिल रहे होंगे और मिलेंगे। आखिर क्या ये ठीक है कि अवसरवादिता की राजनीति, आप आरोप लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं उनके पास क्या सिद्धांत, नैतिकता और मूल्य हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जिसके पास शक्ति है उसकी तरफ कोई तकलीफ नहीं है। आज शायद आपकी सरकार केंद्र में होती, आप मध्य प्रदेश में सत्ता में होते तो ये झड़ी पलट भी सकती थी, और ये होता है। लेकिन फिर भी आपको ये तो देखना पड़ेगा कि आपका घर कितना मजबूत है। क्या क्या आपके साथ क्या गलतियां हो रही हैं? जी शरद जी, गलती नहीं हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। अध्यक्ष जी ने बात अपनी साफ कर ही दी थी कि पहले से जानकारियां थीं कि कौन जाएगा और कौन चला गया, तो ये इसके लिए तो तैयारी पार्टी की पहले से, रणनीति पहले से है। लेकिन जो चिंता का विषय है, जैसे आपने कहा हमारी सरकार होती शरद जी, यहाँ पर हमारी सरकार 10 साल रही। अभी जो हाल फिलहाल में देखा गया मनमोहन सिंह जी की सरकार, तब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि हम लोग ऐसे षड्यंत्र ना रचते थे, ना रचेंगे, ना हम इसमें विश्वास रखते। लोकतंत्र का सम्मान करना जानती है कांग्रेस पार्टी, और जनता के जनमत का, जनता का जो मत होता है, जनता का जनादेश होता है, उसका भी सम्मान करना जानते हैं। अब एक और चीज आदरणीय ऋषि जी ने कही थी कि ऐसा क्यों है कि ये बोली में आ रहे हैं कांग्रेस के विधायक और उस तरफ से ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा। बात मैंने पहले ही साफ करी इस बात से कि हम इसमें विश्वास नहीं रखते। जो बोली लगाएगा वो लोकतंत्र की बोली लगा के लोकतंत्र का एक तरह से चीरहरण करे, तो उसके लिए भाजपा को तैयार, भाजपा जाए आगे। लेकिन हम इसमें अगर करने वाले होते तो 70 साल में भाजपा उठ ही नहीं पाती,
उठना तो आज इस हालत पे आना तो दूर की बात है। जनता ने हमें जनादेश दिया, जनता ने हमको और इनको जो विधायक गए हैं इनको भी जनता ने कांग्रेस के सिंबल पे चुना। अब भाजपा के अंदर एक तरह की बौखलाहट हो जाए शरद जी, संघ का सर्वे छप जाए किसी अखबार के अंदर, बताया जाए कि एक सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थितियों में, और सिंधिया जी को डाउन करने के लिए अब अपने लेवल पे खरीदो फरोख्त शुरू कर दें कुछ लोग, तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम और लेकर आएंगे। लेकिन आखिरी जो है निर्णय वो जनता करेगी। जनता के हालत जो कर दी, 25,000 मौतों का जिम्मेदार कोरोना में अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र कि मध्य प्रदेश की सरकार जब तक नहीं गिर गई तब तक लॉकडाउन नहीं किया, नेशनल इमरजेंसी नहीं घोषित की, और उसके बाद जिस दिन गिरी है अगले दिन से लॉकडाउन पूरा का पूरा देश में हो गया, जब देश इस मुहाने पे आ गया था कि 10 लाख केसेस एक हफ्ते में डबल हो गए। पर यहाँ पर राजस्थान में चल रहा है खेल वही चीजें, मनेसर ही पहुंचते हैं सब लोग, ऐसे ही हरियाणा की पुलिस रोकती है, भाजपा की कर्नाटका की पुलिस रोकती है, सब जनता देख रही है। जनता की अदालत में जाएंगे, वहां निर्णय होगा। डॉक्टर वाजपेयी, देखिए सर जी, मैं तो इस प्रकार से अनरियलिस्टिक और फेस सेविंग किसी स्टेटमेंट में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ऋषि पांडे जी भी लगभग 4 दशक के वरिष्ठतम पत्रकार हैं, और आप भी बहुत 3 दशक से ऊपर आपको भी हो गया है देखते हुए, और दर्शक जो हैं वो चाहते हैं वाकई में आपके विषय को जानना। तो 2-3 बातें बस मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं आपकी ऋषि पांडे जी उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस का ये बुरा काल चल रहा है, और यही कारण है कि कांग्रेस का संगठन चरमरा के डूब रहा है। संगठन चरमरा के डूब रहा है इस वजह से, आप सोचिए सरकारें भी गिर रही हैं। मतलब ये सरकारों का गिरना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, संगठन के गिरने का कॉन्सिक्वेंसेज है। क्योंकि आप सोचिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, सचिन भाई, इनके मतलब जो जिनकी पैदाइश कांग्रेस की है, जो बेचारे जिनके पिता जो हैं वो कांग्रेस में ही रहते हुए अपनी अंतिम सांस उन्होंने ली, इतना काम उन्होंने किया, उनके भी लगभग जीवन का अभी तक का संपूर्ण समय उन्होंने कांग्रेस को दिया। और जहां तक रुपए पैसे की ये बात करेंगे तो सब 40-40 हजार करोड़ की संपत्तियां है। ये उनका अपमान है यदि आप उनसे कहें कि वो पैसे के लिए कांग्रेस में थे और अब पैसा कहीं और से मिल गया तो वहां चले गए, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। अनरियलिस्टिक भी है, कार्यकर्ता जो सुनता है उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं पांडे जी कि इस समय बुरा दौर कांग्रेस का है। लेकिन क्यों है? देखिए, कोई भी संगठन बनता उसके नेतृत्व से है, तो नेतृत्व से कार्यकर्ता निराश है, नेतृत्व की कार्यशैली से कांग्रेस में एक भारी निराशा है। अब आप देखिए, इसी निराशा का फल आपको मिला जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार गई। जब तक ये निराशा नहीं थी, यानी कि जब तक सरकार नहीं बनी थी, एक अलग प्रकार का कांग्रेस आपको दिखाई देता था। फिर मैं शरद जी की ओर इशारा करूंगा, तब भी चुनौतियां थी शरद जी, आपको याद होगा। आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने चुनाव से 18 महीने पहले, मैं वो डेट बार बार बोलता हूं जो आपने इंटरव्यू किया था, उसमें बताया था कि क्या क्या होना चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं उनकी, और उनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि वो संगठन के विषय थे। पर चूंकि यूनिफाइड कमांड की तरफ से तय होता तो नहीं लिया गया। और उसके बाद भी आज यदि आप देखेंगे तो मैं वो मैच्योरिटी नहीं पाता हूं कांग्रेस में कि कांग्रेस अपने बचे हुए एमएलएस को भी नहीं रख पा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके हाउस में डिसऑर्डर तो होगा ना साहब। कोई व्यक्ति हमारे भी एमएलएस हैं, कई जगह हमारी भी सरकारें नहीं है, पर ये सुनने में नहीं आएगा कि भाजपा के एमएलएस निकल के कांग्रेस में जा रहे हो। तो ये एक आम परंपरा हर राज्य में क्यों हो रही है? अच्छा, खाली एमएलएस नहीं, मतलब मैं पांडे जी का फिर सहारा लूंगा, मैं इसलिए लूंगा क्योंकि नहीं तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाता है। भाई बड़े बड़े नेतृत्व जा रहे हैं, मतलब बिग शॉट्स जिनको अपन कहते हैं, और आप मानेंगे नहीं, देश के बड़े बड़े स्तंभकार जो आलेख लिखते हैं, आप सुतीजन जो है वो कांग्रेस तक तो सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया जी अब तो सोचिए। तो मुझे इसको सवाल के तौर पर मैं अब्बास हफीज साहब की तरफ ले चलूंगा। हफीज साहब, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जो बात कह रहे हैं, पति पत्नी में भी विवाद होता है, परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंचता है, वहां समझाइश की कोशिश होती है और कई बार बात बन जाती है, वहां से मजिस्ट्रेट के पास भी पहुंचती है तो वो भी देखता है कि युवाओं के भविष्य का प्रश्न है, तो वो भी समझाते हैं कि अभी आपने कितना समय साथ बिताया है, साथ रहिए। काउंसलिंग एक बहुत मजबूत प्रक्रिया है, संवाद। देखिए, मैं समझता हूं कि आप इस फोरम पर पार्टी के आंतरिक विषयों को किस सीमा तक रख सकते हैं, लेकिन ये सच भी मानना पड़ेगा कि तमाम प्रलोभन, तमाम मौका परस्त राजनीति
जिस पर खूब डिबेट हो सकती है, उसके साथ आपकी सांगठनिक कमजोरी कहीं इन सब के पीछे जिम्मेदार बनती है। देखिए, सबसे पहली बात शरद जी है, आपकी बात पूरी तरह से सही है। और कौन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी काउंसलिंग नहीं करती होगी? काउंसलिंग कभी पब्लिक में नहीं होती, और जितने लोग गए हैं उन सबसे चर्चा होती रही है। लेकिन एक इंसान ने अगर दृढ़ संकल्प उठा लिया कि नहीं, हमें तो सरकार गिरानी है। अब यहाँ पर जो हमारे हितेश भाई कह रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि साहब हाँ, इनकी सरकारें भी जहाँ नहीं हैं जिन राज्यों में, वहाँ तो ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ा जो जवाब छुपा है वो इसी टिप्पणी में छुपा हुआ है। आप सोचिए, जहाँ भाजपा बहुत ही कमजोर है और सरकार के अंदर, जहां भाजपा सरकार के साथ नहीं समझना चाह रहे जी, समझने दीजिए। देखिए, बड़ी सीरीज में बड़े नेता जा रहे हैं, आप समझिए हाफिज साहब। मैं डॉक्टर साहब ऑर्डर नहीं करना चाहता हूं, उसी बात के ऊपर और हर राज्य में जा रहे हैं। ये हैरत की बात यह है कि जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां यहां इस तरह से कुछ नहीं दिखता, लेकिन जहां इनकी सरकार बनने की कगार पे होती है, जहां कांग्रेस की सरकार होती है, वो सत्ता में रहते हुए छोड़ के चले जाते हैं इनकी सरकार बनवाने के लिए। तो अब ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से साम दाम दंड भेद का प्रयोग। अरे डॉक्टर साहब, मैंने तो आपको सुना, आपने कितनी बड़ी बड़ी कहां की बातें की। मैं तो सुन रहा हूं, आपके शुभचिंतक की हैसियत से बोल रहा हूं, आपको कोई अपशब्द भी नहीं कह रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर यह है कि देखिए, टीका टिप्पणी करना शरद जी दूसरे के घर बड़ा आसान है। अपने घर में दीपक जोशी जी की आवाज उठ जाए, अपने घर में मुद्दित शेजवार जी की आवाज उठ जाए, अपने घर के अंदर किस तरह आप बोलिए, आप बात कर लीजिए हाफिज साहब। जयभान सिंह पवैया जी की आवाज उठ जाए शरद जी, अपने घर में संगठन के हिसाब से कोई गलती नहीं है। अजय वैष्णोई जी बयान पे बयान दें, कोई परेशानी नहीं है। हम टिप्पणी करेंगे दूसरे के परिवार पे, जिस परिवार को तोड़ने के लिए हम वो काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आप आखिरी मिसाल है मेरी, सिर्फ उसके बाद ऋषि जी बात करेंगे और अच्छी से बात करेंगे। मेरी आखिरी मिसाल ये है, 5 साल 2014 से लेके 2018, ये 4 साल कांग्रेस पार्टी के लिए मैं समझता हूं निजी तौर पे एक बहुत ही परेशानियों का दौर रहा। कहीं सरकार न मध्य प्रदेश में थी न केंद्र में थी। उसके साथ साथ उस वक्त आपने इस तरह के काम नहीं देखे। जब भाजपा सत्ता से बाहर हुई तभी ये सारे काम हुए, और बल्क में कहां ले जाया गया, कौन इस्तीफा लाया, इस पे चर्चा करना उचित नहीं है, ये आगे बता दिया जाएगा। लेकिन जब सामने षड्यंत्र हो तो उससे बचने की रणनीतियां बनाती है पार्टी, और उपचुनाव क्या दिख जाएगा। ऋषि जी, हम समझते हैं अब्बास हफीज साहब इस मंच पर, वो सारी चीज़ें स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस में रिट्रोस्पेक्शन तो होगा ही। इस समय खुद कमलनाथ जी भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे चीज़ें इस तरह से घट रही हैं। बीजेपी तो एक कैटलिस्ट है ही, उत्प्रेरक है ही, होगी ही। और राजनीति में आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि बीजेपी इस समय भजन करेगी बैठ के किनारे पर, और वो आपसे ये अपेक्षा करेगी कि खड़क सिंह की कहानी दोहराई जाएगी? एक लाइन में आपको कह दूं सर, एक बस 10 सेकंड की, कि इसका बहुतायत यदि होता है ये विखंडन, तो ऐसा नहीं है कि इसका भाजपा पर असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारी चिंता है कि कांग्रेस ठीक भी रहना चाहिए। ये चलिए, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको, क्योंकि ये चिंता मैं बुरहानपुर में भी दौड़ गई है ये चिंता, और ये भी लोग उम्मीद जता रहे हैं कि अगर इसी तरह सरकारें बनाने में बीजेपी आगे बढ़ती रही तो जो परंपरा से और डीएनए से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा किसके साथ चुनाव रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि आखिर उनके हक पर, और ये भी है कि साहब बड़ा कठिन होता है कि आप एक भिन्न परिवार से आए हुए व्यक्ति के लिए लाल कालीन बिछाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि अब वो आपके परिवार का हो गया। चलिए ऋषि जी, इस पूरी भूमिका में बीजेपी जिस तरह से इंस्ट्रूमेंटल है, वो लगातार ठीक है। बीजेपी ने, आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की नाकामी से सीखा है। उसने अब ये समझ लिया है कि उसको गठबंधन के तौर तरीके भी समझने होंगे, और राजनीति में जो चीज़ें आपको इस तरह से आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं वो भी करना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि एक नाम बड़ी तेज़ी से उभर रहा है अरविंद भदौरिया जी का, और अरविंद भदौरिया जी विपक्षी खेमे में खलबली मचाने में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं, और शिवराज जी के करीबी भी हैं। तो क्या ये तीसरी पीढ़ी के एक और नेता को बीजेपी इसमें एक महारत के एलिमेंट के साथ शामिल करी? अब तो वो कैबिनेट के भी युवा सदस्य हैं। बिल्कुल सर जी, आपने अरविंद जी का बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें वो शिवराज सिंह चौहान जी के साथ बैठे हुए हैं, और वो जो विधायक आज कांग्रेस से बीजेपी में आई है सुमित्रा जी, वो उनको लेके आए हैं, और उन्हीं की तरफ से मैंने भी वो बयान भी पढ़ा है कि 8 साढ़े 7 बजे वो बीजेपी में ज्वाइन करने वाली है। देखिए, ये एक नए मिजाज की सियासत है, इसको समझ लीजिए। हमको सारे लोग अटल जी की उस भाषण को भी याद करते हैं जो उन्होंने त्यागपत्र
देते समय लोकसभा में दिया था कि मैं ऐसी जोड़ तोड़ की सरकारों को चिमटे से भी हाथ लगाना पसंद नहीं करूँगा। एक वो दौर था, तब की राजनीतिक परिस्थितियाँ, देश काल परिस्थितियाँ सब भिन्न थी और आज की सब कुछ भिन्न है। आज येन केन प्रकारेण सबको पावर में रहना है। पावर उस समय भी ज़रूरी था, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और वो कांग्रेस इस चीज़ को समझ भी रही होगी, लेकिन कांग्रेस के पास आज वो संसाधन उपलब्ध नहीं है जो बीजेपी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज आया है, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और एक तीसरी जो पीढ़ी जो बीजेपी की अब आ रही है, वो केंद्र में आप देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल के लेवल पे हम देखेंगे। मध्य प्रदेश में आप उसको अरविंद भदौरिया या वी.डी. शर्मा और इस लेवल पे जाके देखेंगे। तो ये चेंज आ रहा है क्योंकि एक बहुत संक्षेप में जवाब चाहूँगा बीजेपी में। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं ऋषि जी कि जो बीजेपी का खाटी कार्यकर्ता है और बीजेपी के साथ जो जुड़ा है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी को मैं शामिल करूँगा, इन लोगों के पुनर्वास के लिए भी एक बहुत ऊर्जावान व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। ये छूट रहा है शायद। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने सबक लिया, उन्होंने धड़ाधड़ नियुक्तियां करनी शुरू की, चाहे निगम मंडल हो, चाहे संसदीय सचिव हो, और हर हाथ को काम जरूरी है। आखिर राजनीति में क्या आप कभी पूछते हैं किसी कार्यकर्ता से कि उसका घर कैसे चलता है, या फिर जो परंपरा से काम कर रहा है और हर चुनाव में उमंग भरी आशा से ये देखता है, चाहे अब्बास हफीज हो चाहे हितेश वाजपेयी हो, कि हमारी सरकार बनेगी तो कुछ उपलब्धियां प्रतिष्ठा के साथ हमारी तरफ भी मुड़ेंगी। आप एक तरफ ये सर्जरी किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ता को मान रहे हैं कि ये तो परंपरा से डीएनए वादी है, कहीं नहीं जाएगा, इसी चौखट की परिक्रमा करेगा। जो लालकृष्ण आडवाणी जी जिस बात को लेके बड़ा गर्व महसूस करते थे, अ पार्टी विद डिफरेंस, वो इसीलिए करते थे कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी थी, जहाँ पे छोटे से कार्यकर्ता की भी उतनी ही महत्व था जितना कि पद पे बैठे हुए कार्यकर्ता का महत्व होता है। लेकिन वो परंपरा शायद अब खत्म होती सी दिख रही है। कम से कम मध्य प्रदेश में इसका भी सभी लोगों ने डॉक्टर वाजपेयी देखा क्यों है। खत्म हो रही है? ऋषि जी ने कहा खत्म हो रही है वो परंपरा, क्यों खत्म हो रही है? मैं चाहूंगा कि डॉक्टर वाजपेयी सर के लोगों को फिर से पद प्रतिष्ठा और सम्मान मान सब मिले, ताकि कार्यकर्ता की जो फीलिंग है वो उभर के आना चाहिए। अब सर कोई त्याग मूर्तिनुमा उत्तर मत दीजिएगा सर। सर जी, दोनों बातों का मैं तो बहुत रियलिस्टिक बोल रहा हूँ सर, मैंने कोई भी ऐसा पोस्चरिंग नहीं किया। पहली बात, जो ऋषि जी ने बात अटल जी की बात कही, अटल जी मेरे आराध्य रहे हैं और उनको मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है। ऋषि जी आपने देखा होगा जनता पार्टी का गठन उन्होंने किया था, वो भी कहाँ से निकल के आई थी और बहुत सारे लोग आए थे, आपको शायद वो याद होगा। तो ये जब एक समूह निकल के आता है या कोई दल ही बैठ जाता है, ये स्थिति का कांग्रेस सामना कर रही है। भाई जैसे शरद पवार, ममता दीदी वगैरह ये लोग सब निकले थे, आपको ध्यान हो कांग्रेस से। तो कांग्रेस का मैं ये तीसरा विखंडन देख रहा हूं इंदिरा जी के बाद, क्योंकि इंदिरा जी के समय उसके बाद और ये तीसरे हम मान ले मोटे तौर पे बड़ा ये होने की दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है, जो अभी रुक नहीं रही है। तो इसको हम दल बदल जैसे कानूनों से या उसकी जो उपमाएं हैं उसमें तोलकर नहीं देख सकते। मैं जवाब लेता हूं, गंभीर सवाल है, सवाल गंभीर है डॉक्टर वाजपेयी का। बिल्कुल। दूसरी बात, एक बात जो उन्होंने कही है, हमारी अभी कल प्रबंध समिति की बैठक हुई तो शिवराज जी के पहले निर्देश ये थे, उसके अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी स्वयं है, तो मैं ऋषि जी को बताना चाहूंगा कि हम इस परिवेश में, बदलते परिवेश में, कठिन परिस्थिति में कार्यकर्ता को केंद्रित रखते हुए कैसे रचना करें। तो मुझे लगता है हमारी करीब 1 घंटे चर्चा हुई है, चर्चा का उल्लेख ज्यादा नहीं करूंगा मैं। जी अब बात हुई, लेकिन आप बड़ी चतुराई से गोल कर गए कि आप जैसे कार्यकर्ताओं का क्या हो। जी मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात, एक शब्द इस्तेमाल किया, दल बदल कानून का। दल बदल कानून के ऊपर हर पार्टी कह रही है भाजपा से कि सदन के अंदर इसको मजबूत कीजिए, सिवाय भाजपा के। भाजपा नहीं चाहती कि दल बदल कानून के अंदर संशोधन हो के ये और मजबूत हो, क्योंकि इसका फायदा सीधे इनको मिलता है। क्यों ना 5 साल के लिए सस्पेंड किया जाए उनको, 5 साल के लिए बैन किया जाए, जुर्माना लगाया जाए। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी। साफ साफ दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तंबू। लेकिन ये तो आप भी इत्तेफाक करेंगे कि मनुष्य के अवसरवादी होने का, उसकी माफ कीजिएगा मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूं कि उसकी ग्रीड का, उसका किसी कानून से कोई संबंध नहीं है। नुकसान जनता आपको अपने घर को तो ऑर्डर में लाना होगा सर। उसका नुकसान जनता को है। ये बोलियां लगाते रहेंगे, जनता के जनप्रतिनिधि जनता के मत को बेचते रहेंगे और उसके बाद नुकसान ये देंगे जनता को, जैसा नुकसान कोरोना में जनता ने देखा। बोली तो लगेगी, चीजों के ऊपर जनता ने बोली तो लगेगी। लोकतंत्र की बोली लगाना भाजपा के लिए ये लोकतंत्र की हत्या है। इसको हम बहुत अच्छे उसमें चाणक्य नीति में नहीं ले सकते, क्योंकि नुकसान वो अंतिम
पंक्ति में खड़ा जनता का वो सिपाही है जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो कोरोना से पीड़ित हुआ, वो परेशान हुआ, आप आंकड़े रोकने के अंदर असफल हुए, 10 लाख कर दिया, 20 लाख की तरफ जा रहे हैं और जनता आपसे सवाल नहीं करे। हितेश जी, आपकी सत्ता की लोलुपता का भुगतान चलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर वाजपेयी का, हफीज साहब का, ऋषि पांडे जी का। कुल मिलाकर सवाल बड़े चुभने वाले हैं, सवाल बड़े तीखे हैं और अब्बास हफीज जैसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण है, जो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बहुत सारे सवाल अपने सीने में छिपा कर खड़े हैं और अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, जो उनका धर्म है, करना ही है उनको। लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद हैं। जब लीडरशिप मजबूत होती है तो बिखराव नहीं होता है, और बिखराव होता भी है तो कोई मजबूत धड़ा बनकर उभर कर सामने आता है। बहुत सारे साथी विदा हो जाते हैं, कांग्रेस ने अतीत में ये देखा है, लेकिन फिर कांग्रेस एकजुट हुई है और एक साथ खड़ी हुई है। क्या इस समय कांग्रेस की ये उम्मीद है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास है, कांग्रेस के युवा और वरिष्ठ नेताओं के पास है। क्या कांग्रेस इस समय ऐसी परिस्थिति में है कि वो एक मजबूत नेतृत्व के साथ बहुत सारे लोगों के अलविदा कहने के बाद भी खड़ी हो सकती है? जवाब अगर हाँ में आता है तो ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा लक्षण है। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।